नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हूँ आपके सामने 12 भाग 2 में संकलित निबंध बाजार दर्शन के साथ। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और इस निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर अपने विचार प्रकट किए। तो आइए हम इस निबंध की ओर चलते हैं। तो जहाँ तक निबंध की शुरुआत में है, लेखक ने 2 प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र किया है। पहले उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं, वो बाजार गए हैं और बाजार से आते हुए वो बहुत कुछ सामान खरीद कर ले आए हैं, और उनकी हालत ये है कि उनके पास रेल टिकट तक खरीदने के पैसे बचे हुए नहीं हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो वो पत्नी की आड़ लेते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें गुण होता है कि वो माया को और ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहती हैं, ज़्यादा खरीदारी करती हैं, परंतु वास्तव में हम स्त्रियों की तो सिर्फ आड़ लेते हैं, जबकि ये प्रवृत्ति स्त्री और पुरुषों दोनों में पाई जाती है। हम जो सामान खरीदते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदते हैं। परचेजिंग पावर, बहुत सारे सामान हम ऐसे खरीद लेते हैं जो वास्तव में हमारी आवश्यकता से संबंधित नहीं होते। हमारी परचेजिंग, हमारी ज़रूरत को देखकर नहीं, हमारी परचेजिंग पावर के अनुपात में हम उस सामान को खरीद लेते हैं। हम सोचते हैं, लोगों के विचार ऐसे हैं कि जो रुपया पैसा बैंक में रखा हुआ किसको दिखाई देता है, जबकि माल असबाब कोठी गाड़ी तो बिना दिखाए ही दिख जाती है। परंतु यहाँ 2 प्रकार के, दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का भी यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है कि दूसरे तरह के व्यक्ति भी होते हैं जो संयमी होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपके पास पैसा है तो उसके प्रयोग और पैसे की ताकत के इस्तेमाल करके देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो पैसे से जुड़ा होने पर स्वयं ही सुख अनुभव करते हैं, और उन्हें पैसे के प्रयोग की दरकार नहीं होती, वह उन्हें जरूरत के समय के लिए वो बचा कर रखते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र भी यहाँ पर जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, उन्होंने इस निबंध में किया है। फिर उन्होंने बताया है कि जो बाजार के आमंत्रण के बारे में, कि जो बाजार का आमंत्रण होता है वो मूक होता है, और जो बाजार होता है वो शैतान का जाल कहा है यहाँ पर लेखक ने, कि बाजार शैतान का जाल है। ऐसी चीजों को सजा कर रखते हैं कि कोई बेहया, कोई निर्लज होकर ही उसके आमंत्रण से बच पाता है। हम उस बाजार के आकर्षण में बंध जाते हैं, और अनाप शनाप खरीदारी हम उस आकर्षण में बंध करके वो खरीद लेते हैं। और बाजार की जो शक्ति है वो बड़ी व्यंग शक्ति होती है। बाजार हमें विकल बना सकता है, बाजार हमें पागल कर सकता है। अगर हम बाजार का प्रभाव की बात करें कि बाजार में खड़े होकर हम देखते हैं कि यहाँ कितना असीमित है, कितना ज़्यादा है, और मेरे पास कितना कम है। ऐसी भावना बाजार हम में भर के हमको व्याकुल कर सकता है कि हमारे पास बहुत कम है, दुनिया के पास बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार की भावना हमें व्याकुल कर सकती हैं, ईर्ष्या से हमें भर सकती हैं, तृष्णा और चाह हमारे अंदर जगा सकती हैं। और ये बाजार का मूक जादू है, ये आंख की राह काम करता है। हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं और उसके आकर्षण में फंस करके उसे प्राप्त करने की हमें सारी चीजें वो सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली प्रतीत होती है, कि ये सारी चीजें ऐशो आराम को बढ़ाने वाली होती हैं। और हम उन्हें, अगर उस समय हमारे जेब में पैसे होते हैं तो हम उस आकर्षण में फंस करके बाजार के जादू का हम पर असर होता है और हम उन चीजों को खरीद लेते हैं। परंतु फिर जब बाजार का जादू उतरता है तो क्या प्रभाव होता है, हमें पता चलता है कि जिन चीजों को हमने अपनी जरूरत की चीज समझ करके खरीदा था वो वास्तव में हमारे आराम को बढ़ाने वाली नहीं, हमारे आराम में खलल पैदा करने वाली, हमारे आराम को समाप्त करने वाली वो सिद्ध होती है। कभी कहता कि हम उनके गुलाम, लेखक कहता हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर रेशमी डोरी से हमें बांध दिया जाए तो क्या वो रेशमी डोरी मुलायम होती है, तो क्या हम हमारी आज़ादी तो वो भी छीनती है। तो ऐसे ही हम इन आधुनिक जो साधन हैं, जो भौतिक साधन हैं, उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। तो वो बात यहाँ पर लेखक ने बताई है। तो फिर लेखक ने उसका उपाय भी बताया है आगे, कि फिर उसका उपाय क्या है उस बाजार के जादू से बचने के लिए। उसका उपाय क्या है कि हम अगर बाजार जाते हैं तो उस समय हमारा क्या है, मन खाली ना हो। मन खाली ना होने से क्या तात्पर्य है कि हमें पता होना चाहिए कि बाजार वो हम क्या सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हमें किस चीज की जरूरत है। कहते हैं जब हम
लू में जाते हैं, गर्मी में निकलते हैं तो पानी पी के जाते हैं। अगर पानी पी के जाते हैं तो लू का लूपन कम हो जाता है, लू का प्रभाव कम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है अगर हम जो है जब बाजार जा रहे हैं तो फिर हम जो है वो हम अपने मन में जो है ये भर के जाएं, मन हमारा खाली ना हो। हमें जो है अपनी ज़रूरतों का पता होना चाहिए कि बाजार जो है हमारी किस आवश्यकता को पूर्ति करने वाला है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमारा मन खाली नहीं होगा तो फिर जो है बाजार का आकर्षण जो है हम पर काम नहीं कर पाएगा। परंतु फिर लेखक का यह भी विचार है कि हमें जबरदस्ती भी मन को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मन की भी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें मन दिया है तो वो भी किसी प्रयोजन से, किसी उद्देश्य को दिया है। परंतु मन को मनमानेपन की छूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व। ये लिखा है, लेखक ने लिखा है कि मन जो है वो कुल नहीं है, अखिल नहीं है, अखिल का अंग है। अखिल का मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व, सिर्फ मन नहीं है, मन भी हमारा एक हिस्सा है। अतः हमें मन की सुननी चाहिए, परंतु मन की को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। तो ये लेखक के जो है विचार है। आगे लेखक ने जो है भगत जी का जिक्र किया है कि उनके पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी के नाम से जानते हैं, और वो चूर्ण बनाते हैं और चूर्ण बेचते हैं। अब भगत जी जो है बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। वो क्या करते हैं, वो हर रोज चूर्ण बेचते हैं, 6 आने का चूर्ण बेचते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भगत जी का जो प्रसंग है, ये जो है प्रमुख प्रसंग है इस निबंध का, कि भगत जी जो है वो चूर्ण जो है हर रोज सिर्फ 6 आने का बेचते हैं, और 6 आने का चूर्ण बेचने के बाद बाकी बचा हुआ चूर्ण जो है वो बच्चों को मुफ्ती बांट देते हैं। और उनका चूर्ण भी बड़ा प्रसिद्ध है, सरनाम है, सरनाम मतलब प्रसिद्ध होता है, लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। भगत जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं लोग, और उनके चूर्ण का प्रभाव भी बड़ा पड़ता है। कोई बीमार होते हुए नहीं देखा है। तो कहते हैं अगर वो व्यवसाय का गुरु पकड़ते, अपने व्यवसाय को बढ़ाते, अपने कारोबार को, तो आज करोड़ों रुपयों के मालिक होते वो, और कंपनी खोलते, पेशगी ऑर्डर देते, अपने जो है प्रचार करते अपने जो उत्पादन का, अपने चूर्ण का। परंतु उन्होंने क्या है, संतोष किया है, सिर्फ 6 आने जो है हर रोज के कमाते हैं। और वो कहते हैं उन्होंने जो पैसे की जो व्यंग शक्ति है उसको जीत लिया है। पैसे की जो व्यंग शक्ति है वो भगत जी के आगे जो है परास्त हो गई है। ठीक है ना। तो फिर भगत जी के बारे में उन्होंने यही बताया है कि भगत जी जो पैसे की जो व्यंग शक्ति होती है वो बड़ी क्रूर होती है। तो वो भगत जी जो है उस शक्ति को जो है वो जीते हुए हैं। भगत जी जो बाजार जाते हैं तो कैसे जाते हैं, भगत जी का व्यक्तित्व का जो सकारात्मक पक्ष भी यही है कि वो खुले मन और आंखों से बाजार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में वो अपनी आंखों को बंद करके जाते हैं कि मुझे किसी चीज के आकर्षण में फंस जाऊंगा, मैं कहीं कोई बेकार की चीज में ना ले लूं। नहीं, सब चीजों को आंखें खुली रखते हैं वो, सबके राम राम नमस्ते लेते हैं वो, और सब चीजों के प्रति आशीर्वाद का भाव होता है। किसी चीज के प्रति कटुता का भाव भी भगत जी के मन में नहीं होता है। सबके प्रति जो है वो उनमें आशीर्वाद की भावना होती है, सद्भावना होती है। उन्हें पता होता है, क्या होता है उन्हें अपनी आवश्यकता का पता होता है। क्या आवश्यकता का पता होता है, उन्हें पता होता है कि उनकी जरूरत की चीजें पंसारी की दुकान पर मिलेंगी, और वो सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, वहां से नमक जीरा इत्यादि जो लेते हैं। और बाकी कहते हैं चांदनी चौक की चांदनी बिछी रह जाती है। वो बाजार का रूप और जादू भगत जी पर कोई असर नहीं कर पाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि वो जो बाजार की जो शक्ति है, जो विनाशक शक्ति उन्होंने कहा है, बाजार की विनाशक शक्ति है, वो कैसे विनाशक शक्ति है, वो आदमी को जो है विकल बना सकती है, वो आदमी को पागल बना सकती है। वो जो कैसे पागल बना सकती है कि आदमी जो है उसके आकर्षण में फंस जाता है। आदमी जो है उसके आकर्षण में फंस करके और एक जो है बड़ी विनाशक शक्ति खरीदता है। वो अपने परचेजिंग पावर के बल पर जो है अनाप शनाप जब खरीदारी कर लेता है तो फिर वो बाजार का कोई भला नहीं कर रहा होता। क्योंकि बाजार का जो असली काम है, वो बाजार का असली काम है हमारी जरूरत के समय काम आना। बाजार की कृतज्ञता भी इसी में है, कृतार्थता भी इसी में है कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो जब सच्चे मन में से जो है सही अर्थों में जो है वो बाजार की जो सही उपयोगिता वही व्यक्ति करते हैं, बाजार को कृतज्ञता भी वही व्यक्ति प्रदान करते हैं, कृतार्थता भी वही व्यक्ति प्रदान करते हैं जो बाजार को अपनी जरूरत के समय जो है काम लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जो अपनी क्रय शक्ति के बल पर, परचेजिंग पावर के बल पर अनाप शनाप खरीदते हैं, वो एक विनाशक शक्ति बाजार को दे रहे हैं। वो बाजारोपन को बढ़ावा देते हैं। बाजारोपन क्या होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। ये भी बाजारोपन का मतलब होता है कपट की बढ़ोतरी होना, कि हम अपनी क्रय शक्ति के बल पर जो है अनाप शनाप खरीदारी करें। हम एक दूसरे से व्यवहार भी ऐसा करें कि दूसरे व्यक्ति की हानि में हम अपना लाभ देखें।
हम अपने पड़ोसियों और जो यारे प्यारों भाइयों से भी जो है ऐसे व्यवहार करें जैसे ग्राहक और बेचक, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। ज़्यादा में बेचेगा तो उसे फायदा होगा, दूसरे की हानि में जब हम अपना फायदा देखते हो तो वो विनाशक शक्ति, वो बाजारूपन, वो कपट की वृद्धि जो है ये बाजारूपन बढ़ाता है, ऐसी भावना बढ़ाती है। और ऐसी भावना जो है बाजारूपन जो होता है लोगों के शोषण का कारण बनता है कि जब सिर्फ फायदे के लिए जो है जो बाजार काम करे, मुनाफा कमाने के लिए जो बाजार काम करे, तो फिर वो जो है लोगों का शोषण जो है उससे होता है, शोषण में वृद्धि होती है, कपट में वृद्धि होती है। और ये विडंबना है आज के समय कि हमारा बाजार जो है आज इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है और वो शास्त्र ऐसे ही बाजार का पोषण कर रहा है जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि ऐसा शास्त्र जो ऐसे बाजार का पोषण कर रहा है, ऐसे बाजार को बढ़ावा दे रहा है, जो बाजारूपन को बढ़ाता है, तो ऐसा शास्त्र कहता है औंधा शास्त्र है, उल्टा शास्त्र है। और उसने कहा है ये अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि ये तो अनीति शास्त्र है कि सिर्फ जो मुनाफे के आधार पर काम करे, जो कपट में वृद्धि करे, जो लोगों का शोषण करे, जो आपस में जो है ग्राहक बेचक का संबंध करे, तो ऐसा बाजार जो है, ऐसा जो है बाजार को पोषित करने वाला ऐसा शास्त्र को अर्थशास्त्र ना कहकर के लेखक ने कहा है कि वो तो अनीति शास्त्र है, वो औंधा शास्त्र है। तो इस प्रकार जो है कवि ने, लेखक ने यहाँ पर जो है बाजार के बारे में जो अपने विचार रखे हैं कि बाजार को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करें और अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए जो है हम बाजार का इस्तेमाल ना करें, और तभी जो है बाजार की जो सार्थकता जो होती है वो भी जो है इसी में है। अब इसके जो प्रश्न जो है हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि बाजार के जादू के चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर कैसा असर होता है। हमने पहले भी चर्चा की है कि जब बाजार का जादू मनुष्य पर चढ़ता है तो वो बाजार के आकर्षण में फंस जाता है और उसे सारी जो सजा कर रखी हुई चीज़ें अपने आराम को बढ़ाने वाली, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने वाली जो है प्रतीत होती हैं, और वो जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है अगर उस समय जेब में पैसा होता है तो फिर वो अनाप शनाप खरीदारी जो है करता है। परंतु जब उसके आंखों से वो जादू उतरता है, वो बाजार का जादू उतरता है, तो उसे एहसास होता है कि जो चीज़ें उसने अपने आराम को बढ़ाने वाली समझकर खरीदा था वो वास्तव में उसके आराम में जो है वो खलल पैदा करने वाली, उसके आराम में विघ्न पैदा करने वाली और उसे उन आधुनिक साधनों का गुलाम बनाने वाली होती हैं। तो वो अपने आप को ठगा हुआ अनुभव करता है और आदमी जो है बाजार का जादू उतरने पर जो है वो पश्चाताप करता है। दूसरा जो प्रश्न है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है, क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अब ये दो प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू है। भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू है कि भगत जी जो हैं उन पर बाजार का जादू काम नहीं कर पाता। वह जो है खुले मन से जो है बाजार जाते, वह जो है भरे मन से बाजार जाते हैं, वह खाली मन से बाजार नहीं जाते हैं। और उन्हें पता होता है कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पंसारी की दुकान पर मिलेंगी। उनके लिए जो है बाकी जो बाजार जो सजा धजा बाजार है वो शून्य के बराबर हो जाता है। वो सिर्फ बाजार को अपनी आवश्यकता के लिए काम के लिए जो है प्रयोग करते हैं। वो बाजार में जो है विनाशक शक्ति को बढ़ावा नहीं देते, जो परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदारी करते हैं। वो बाजार में जो छल कपट की वृद्धि में जो सहायक नहीं होते। तो ऐसा आचरण ही जो है वो समाज में शांति स्थापना करने में, ईर्ष्या और जो व्याकुलता लोग में जो तृष्णा बढ़ रही है उसकी बढ़ोतरी को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। जो तीसरा प्रश्न है वो बाजारूपन क्या है, हमने पहले भी चर्चा की थी। बाजारूपन का मतलब होता है कपट में वृद्धि, जहाँ जो है आपस में व्यवहार हम लोग एक दूसरे से मुनाफा कमाने के लिए ही करें। हम भाई पड़ोसी से भी जो है कपट करने या उससे फ़ायदा उठाने का हम प्रयास करें, जो लोगों के शोषण का कारण बने, जो सिर्फ क्रय शक्ति के प्रदर्शन के लिए, परचेजिंग पावर के बल को दिखाने के लिए जो है अनाप शनाप खरीदारी करे। तो कहता है उससे शोषण में वृद्धि होती है, लोगों में ईर्ष्या और तृष्णा की भावना की बढ़ोतरी होती है। तो वही बाजारूपन है। ठीक है, तो बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता जो है कि हम जो है बाजार का जो है अपनी जरूरत के समय का इस्तेमाल करें। हम बाजार को जो है, बाजार का काम है हमारी आवश्यकता के समय काम आना। तो हम अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए जो है सिर्फ भौतिक साधनों का जो है खरीदारी ना करें, बल्कि सिर्फ जरूरत के समय जो है बाजार का इस्तेमाल करें। बाजार से जो अपनी आवश्यकता की अगर चीज़ें खरीदते हैं तो बाजार की सार्थकता भी इसी में है। अब जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा आप देखिए। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है
कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, यह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। आप देखते हैं कि बाजार में हम जाएंगे कोई चीजें लेने, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा आप किस जाति के हैं, कोई नहीं पूछेगा आप स्त्री है पुरुष है, कोई नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म से, आप पैसे दीजिए और सामान ले लीजिए। तो कहता है क्या बाजार सामाजिक समानता की रचना कर रहा है? इसमें आपने अपने विचार बताने हैं। तो यहाँ लेखक जो पसंद करता है वो कहता है कि बाजार, ये सही, हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि ये बात सही है कि बाजार जो किसी का लिंग नहीं देखता, किसी की धर्म जाति नहीं देखता, वो जो है परचेजिंग पावर देखता है और पैसे देकर के हम कोई भी व्यक्ति जो है बाजार से सामान खरीद सकता है। परंतु अब ये होने के बावजूद भी जो है बाजार जो है समाज में समानता की स्थापना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो है बाजार में जो है वो लोग अपनी परचेजिंग पावर के प्रदर्शन के लिए जो है खरीदारी करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदारी करते हैं और उसको देख कर के जो गरीब जो लोग हैं, जो वंचित जो लोग हैं, उनमें ईर्ष्या की भावना, तृष्णा की भावना और व्याकुलता जो है पैदा होती है। तो सही अर्थों में जो है आज भी बाजार जो है वो सामाजिक समानता की रचना नहीं कर पा रहा है। इसका जो अंतिम जो प्रश्न है हम उस पर आ गए हैं। ये कुछ प्रसंगों के उल्लेख करने को कहा है कि आप अपने जीवन के उदाहरण में जो है आप अनुभव करते हैं, उसके आधार पर ये 2 प्रसंग दिए हुए हैं कि जब पैसा शक्ति के रूप में परिचायक हुआ। अपना कोई भी अपने जीवन से आपने बताना है इसमें कि आपने जो है समाज में ऐसा देखा होगा कि जब पैसा शक्ति के रूप में परिचायक हुआ, यानी पैसे की शक्ति जब काम कर गई, तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने भी देखी होंगी कि पैसे के बल पर लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसे के बल पर जो है वो अपराधी छूट जाते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, पैसे के बल पर लोग जो है वो बहुत सारी चीजों को हासिल कर लेते हैं, पैसे के बल पर भ्रष्टाचार पर लोग नौकरी लग जाते हैं। तो पैसा जो शक्ति के रूप में परिचायक होता है। परंतु दूसरा जो है आप अपने जीवन से आप लिख सकते हैं कि पैसा जो है शक्ति के रूप में आपने कहाँ देखा, कहाँ जो है पैसे की शक्ति काम आ गई। परंतु दूसरे जो है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, ऐसे उदाहरण भी बहुत देखते हैं। आप अभी का प्रसंग ले लीजिए, अभी जो है पूरे जो आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप के देश हैं, वो पूरे यूरोप के 2 देश जो हैं वो बड़े धनवान देश हैं, परंतु अब कोरोना फैला हुआ है, वहां जो लोग मर रहे, सबसे ज्यादा लोग वहीं मर रहे। और इटली में तो बहुत सारे लोगों ने पैसों को सड़क पे फेंक दिया कि ऐसा पैसा जो हमारे परिजनों को ना बचा सका, वो पैसा किस काम का है। किसी को कैंसर हो जाता है और आदमी मर जाता है, पैसा कोई काम नहीं आता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, परंतु आपका कहीं झगड़ा हो गया, बेशक रिक्शा वाला है, परंतु रिक्शा वाला तगड़ा है, आप नीचे उतरे और रिक्शा वाले ने आपको उठाकर पटक दिया, आपके पैसे की शक्ति कोई काम नहीं आई। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी आपको अपने दैनिक जीवन में ही मिल जाएंगे जब जो है पैसा जो है वो किसी काम नहीं आ पाता है। तो आप इसका उल्लेख जो है दोनों परिस्थितियों का कि जब पैसा जो है कि शक्ति के रूप में परिचायक हुआ है और पैसे की शक्ति जब काम नहीं आई है, ये बहुत से उदाहरण आपको अपने दैनिक जीवन में मिल जाएंगे, आप उन्हें लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बाजार दर्शन। आप इसके जो केंद्रीय भाव जो है वो केंद्रीय भाव में बता चुका हूं कि बाजार जो है, बाजार की सार्थकता, हमारी आवश्यकता के इसमें काम आना है। हमें बाजार का अपनी जो है क्रय शक्ति के अनुसार प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें बाजार को सिर्फ आवश्यकता के समय जो है वो काम में लेना चाहिए, तभी जो है सही अर्थों में बाजार उपयोगी सिद्ध हो पाएगा। तो इस जो निबंध है इसको आप समझ गए होंगे। फिर भी जो है आपको मेरी प्रस्तुतिकरण कैसा लगा आप जो कमेंट करके बताइए, और आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो मेरी पोस्ट है, मेरी जो वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत